जय मां शारदे। नमस्कार दोस्तों, very good evening to all of you. I'm Alka Mishra. I'm a research scholar. I have qualified assistant professor exam many times with sociology. So I have a great wish to share my knowledge and experience with my dear friends. तो दोस्तों, आज इस कड़ी में मैं अमोघ मंत्र में आप सभी का हार्दिक अभिवादन करती हूँ। दोस्तों, हम यूजीसी नेट द्वारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे थे। तो आइए देखते हैं। हम इमाइल दुर्खिम से रिलेटेड क्वेश्चन को देख रहे थे। आपने देखा कि 5 से 6 क्वेश्चन प्रत्येक एग्जाम में नेट द्वारा एनटीए द्वारा इमाइल दुर्खिम से पूछा जाता है। दोस्तों, 100 क्वेश्चन आते हैं हमारे एग्जाम में। यदि यहाँ से 5 या 6% अगर किसी एक टॉपिक से आता है तो यह उस टॉपिक के इम्पोर्टेंस को हमें बताता है। और वैसे भी किसी भी सोशियोलॉजी पढ़ने वाले स्टूडेंट के लिए इमाइल दुर्खिम महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि इमाइल दुर्खिम ने समाजशास्त्र को वास्तविक ढांचा प्रदान किया था। इसके अलावा 2-3 क्वेश्चन और भी आते हैं जो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं जुड़े होते हैं इमाइल दुर्खिम से। तो आपको इमाइल दुर्खिम के इम्पोर्टेंस को समझना है और क्वेश्चन देखना है। तो आइए देखते हैं। ये कुछ बुक्स हैं इमाइल दुर्खिम के, इन्हें आपको याद रखना होगा। पढ़ते रहिए, बार बार याद हो जाएंगे। ये थियरीज है। दोस्तों, हम दिसंबर 19 के क्वेश्चन देख चुके थे। तो आइए आज हम देखते हैं जो 19 में पूछे गए क्वेश्चन को। क्वेश्चन है, दुर्खिम ने किस समुदाय में टोटेमवाद की जांच की थी? तो दोस्तों, बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है। ये ऑस्ट्रेलियाई अरुंटा जनजाति का उन्होंने अध्ययन किया था। दोस्तों, आपने देखा होगा दुर्खिम ने धर्म के समाजशास्त्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, द एलिमेंटरी फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ। इस पुस्तक में वो वस्तुओं को 2 भागों में बांटते हैं, पवित्र और अपवित्र। इस टोटेमवाद को उन्होंने, टोटेम को जो किसी भी, इसको गढ़वाद भी बोलते हैं, किसी जनजाति के समूह से जुड़ा होता था। हर समूह का एक कोई चिन्ह होता था, गढ़ चिन्ह होता था, जिसे टोटेम कहा जाता था, और वो उसे पवित्र मानते थे, उसकी पूजा करते थे। वो और उस समूह की पहचान होती थी। टोटेम जो है किसी जनजाति की पहचान होती थी। टोटेम से यानी उस चिन्ह से, उस गढ़ चिन्ह से किसी समूह की पहचान की जाती थी। तो ये पवित्र वस्तु थी। और ये ऑस्ट्रेलिया के अरुंटा जनजाति को उन्होंने अध्ययन किया था और वहां पे इन्होंने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था और वहां उन्होंने टोटेमवाद की जांच की थी। तो बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको याद रखना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया के अरुंटा जनजाति का उन्होंने अध्ययन किया था, टोटेमवाद की जांच भी उन्होंने वहीं की थी। दुर्खिम के अनुसार समाज में निम्न विनियमन किस प्रकार की आत्महत्या का मार्ग प्रशस्त करेगा? दोस्तों, आप जानते हैं कि 1897 में दुर्खिम ने सुसाइड नामक अपनी कॉन्सेप्ट को दिया था, अपने बुक को लिखा था, इस पुस्तक में पब्लिश किया था। इस पुस्तक में उन्होंने 3 प्रकार की आत्महत्या को बताया है, अहंकारी, परार्थवादी एंड नाम विकारी। मानक शून्यतावादी हम लोग बोलते हैं। नाम विकारी मैंने पहली बार सुना है, हो सकता है कि पहले कहीं दिया हो, बट मुझे लगता है कि ये गूगल ट्रांसलेशन है, इसे एनोमिक बोलते हैं। दोस्तों, इसीलिए मैं कहती हूँ कि आपको टर्म्स जो है इंग्लिश में भी याद रखने चाहिए। टर्म्स को इंग्लिश में भी याद रखने के कुछ फायदे होते हैं कि यदि एनोमिक डायरेक्ट पूछ दिया तो आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा और आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो आप किस प्रकार के विनियमन से कैसा प्रभाव रहा है, आइए देखते हैं। दोस्तों, दुर्खिम ने माना है कि जो आत्महत्या है वह व्यक्ति से भले जुड़ा हुआ है, व्यक्ति का व्यक्तिगत कृत्य है, बट यह सब किसी न किसी रूप से समाज से जुड़ा हुआ है। सामाजिक कारणों से ही व्यक्ति आत्महत्या करता है। उन्होंने समाज को ही ईश्वर माना है और सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत भी दिया है। उनका मानना है कि व्यक्ति कोई भी कृत्य तभी करता है जब उसे सामाजिक रूप से उससे जुड़ाव महसूस होता है उस कार्य से। व्यक्ति का व्यक्तिगत अस्तित्व, व्यक्तिगत अनुभव का कोई महत्व नहीं होता है। तो वो मानते हैं कि समाज से जब व्यक्ति का इंट्रीगेशन यदि हाई होता है या फिर लो होता है, या फिर रेगुलेशन यानी विनियमन कम या अधिक होता है, तो भी व्यक्ति आत्महत्या जैसे कदम उठाता है। दुर्खिम का मानना है कि व्यक्ति का एकीकरण समाज से कम होता है या फिर अधिक होता है तो वो आत्महत्या जैसे कदम उठाता है। यदि रेगुलेशन कम या अधिक होता है
तो वह आत्महत्या जैसे कदम उठाता है। दोस्तों मैंने यहाँ पे एक चार्ट बनाया है, इस चार्ट को आपको याद रखना चाहिए और ये क्वेश्चन जरूर पूछे जाता है। 2-4 साल में 2-4 बार में क्वेश्चन कहीं ना कहीं से रिपीट होता है। तो और ये हमें एग्जाम में थोड़ा टाइम लगा देता है, टाइम टेकिंग हो जाता है, भूल जाते हैं और हम कहीं ना कहीं गलती कर देते हैं। तो इस गलती से बचने के लिए, कंफ्यूजन से बचने के लिए इस चार्ट को आप रख लीजिए, याद कर लीजिए, बना लीजिए, चार्ट को अपने सामने रख लीजिए, बार बार पढ़ेंगे तो 2-3 बार में याद हो जाएगा। जब समाज से व्यक्ति का इंटीग्रेशन, एकीकरण कम होता है तो इगोइस्टिक सुसाइड करता है, अहमवादी आत्महत्या करता है। जब व्यक्ति का समाज से एकीकरण लो होता है तो वह निम्न एकीकरण होता है तो वह इगोइस्टिक यानी अहमवादी आत्महत्या करता है। जब व्यक्ति का इंटीग्रेशन हाई होता है यानी एकीकरण अधिक होता है तो एल्ट्रुइस्टिक सुसाइड करता है यानी परार्थवादी आत्महत्या करता है। जैसे सैनिकों द्वारा किया गया आत्महत्या, जौहर प्रथा। आपने देखा होगा कि अभी जो पद्मावत मूवी आई थी उसमें दीपिका पादुकोण कैसे अपने ग्रुप की महिलाओं को स्पीच देती हैं और उनको इंटीग्रेट करती हैं और सभी महिलाएं जौहर जैसे अपने आप को जलाने जैसे कदम को उठा लेती हैं। उनको अपना व्यक्तिगत अस्तित्व भूल जाता है और वो अपने जान दे देती हैं और ऐसे कष्ट को उठा लेती हैं, जलने का जो कष्ट होता है वो उठाने के लिए तैयार हो जाती हैं। तो ये कब होता है? जब इंटीग्रेशन हाई होता है। जब हमारा समाज से इंटीग्रेशन हाई होता है तो हम परार्थवादी आत्महत्या, जो व्यक्ति है परार्थवादी आत्महत्या को अंजाम देता है। इसी प्रकार से जब रेगुलेशन लो होता है तो एनोमिक सुसाइड होता है। ये कब होता है? इंडस्ट्रियल क्राइसिस या फिर फाइनेंशियल क्राइसिस के दौरान होता है। जब समाज का जो विनियमन है व्यक्ति से कम हो जाता है तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति एनोमिक सुसाइड करता है। और इसी प्रकार से जब रेगुलेशन हाई हो जाता है तो फैटालिस्टिक सुसाइड होता है। दोस्तों ये 3 प्रकार की मुख्य आत्महत्या को दुर्खिम ने बताया था। चौथे प्रकार की आत्महत्या उन्होंने अपने फुटनोट में दिया था, यानी इसे भी आपको याद रखना चाहिए, कहीं पूछ ही दिया तो ये आपके लिए आसान होगा। ये आदिम समाजों में पाया जाता था, जैसे बधुआ मजदूर हो गया, वो भाग्य को ही मान लेते थे कि हाँ ठीक है यही मेरा भाग्य है और वो स्वीकार कर लेते थे और आत्महत्या कर लेते थे। तो दोस्तों ये चार्ट है और आपको ये से याद रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति आदिकाल से लेकर आधुनिक समाज तक की विकास प्रक्रिया से संबंधित है? डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, इकोनॉमी एंड सोसाइटी, द हैंडबुक ऑफ इकोनॉमिक सोशियोलॉजी, द ओरिजिन ऑफ द फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड स्टेट। दोस्तों डिवीजन ऑफ लेबर सोसाइटी दुर्खिम की पुस्तक है। आप जानते हैं कि डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी में दुर्खिम ने समाज को 2 भागों में बांटा है, एक आदिम समाज और दूसरा औद्योगिक समाज। दोस्तों दुर्खिम का मानना है कि जब समाज जैसा रहता है उसी प्रकार से उसमें एकता पाई जाती है और उसी प्रकार का इंटीग्रेशन होता है, वैसा ही संबंध लोगों के बीच पाया जाता है। तो आदिम समाज में लोग यांत्रिक रूप से जुड़े होते हैं एक दूसरे से, इसलिए संबंध जो होता है यांत्रिक होता है और यहाँ पे जो एकता पाई जाती है वो यांत्रिक एकता पाई जाती है। वो बताते हैं कि व्यक्ति, आप जानते हैं यंत्र का मतलब मशीन, इंग्लिश में मशीन बोलते हैं यंत्र को, तो यंत्रवत व्यक्ति का जो होता है संबंध जुड़ा होता है, वह यंत्रवत काम करते हैं। यंत्र में जो सभी पुर्जे अपने आप फिट होते हैं, किसी को सोचने की जरूरत नहीं होती है। वह जब उन्हें सूचना मिलती है कि उन्हें काम करना है तो यंत्र ऑटोमेटिक काम करने लगता है। पहले से जो उन्हें अपने ये नहीं है कि हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उन्हें सोचने की कोई जरूरत नहीं होती है और वह यंत्रवत काम करने लगते हैं। तो ऐसे समाज में ऐसा संबंध जो होता था आदिम समाज में पाया जाता था, क्योंकि यहाँ पे जो जटिलताएं थी, सामाजिक जटिलताएं भी कम थी, सरल समाज था, तो यहाँ पे यांत्रिक संबंध पाए जाते थे और जो कानून होता था दमनकारी होता था। दोस्तों दमनकारी कानून का मतलब होता है कि व्यक्ति का दमन कर देता था। इसका प्रभाव यह होता था कि जो दूसरे व्यक्ति हैं जो दमन को देखते थे, उनका जब दमन होता था
तो वह भयभीत हो जाते थे और वो यंत्रवत काम करने के लिए काम कर देते थे। वो सोचते विचारते नहीं थे, जो समाज के लिए सही है वो काम वो कर देते थे। इस प्रकार से यांत्रिक समाज में यंत्रवत संबंध पाए जाते थे और दमनकारी कानून पाए जाते थे। इसी प्रकार से जब धीरे धीरे बदलाव हुआ, विकास की प्रक्रिया हुआ, सरल समाज जटिल समाज की ओर बढ़ता गया और औद्योगिक समाज की तक आ गया, उस समय सावयवी संबंध पाए गए। सावयवी का मतलब होता है कि अंग के समान, यानी उनमें जो सारे व्यक्ति जो मिलजुल के काम तो समाज के लिए ही करते थे, पर उनका संबंध जो होता था सावयवी। सावयवी का मतलब होता है अंग के समान। जिस प्रकार से मनुष्य का जो सिर है, हाथ है, पैर है, आंख है, सबका कार्य शरीर के लिए होता है, लेकिन आंख का कार्य हाथ नहीं करता, हाथ का कार्य मस्तिष्क नहीं कर सकता, मस्तिष्क का कार्य कोई और नहीं कर सकता। उनमें एक सावयवी संबंध पाए जाते हैं और उनका निर्धारित होता है, उनका श्रम का विभाजन जो होता है बिल्कुल स्पष्ट होता है। तो औद्योगिक समाजों में भी लोगों को पता होता है कि उनका दायरा क्या है, उन्हें कौन सा कार्य करना है और वही कार्य वो करते हैं। वह यंत्रवत, जैसा कि पूर्व आदिम समाजों में होता था कि अगर कोई बात सुना तो यंत्रवत चल पड़े, ऐसा नहीं होता है। उन्हें पता है कि हमारा क्या काम करना है, हमारा क्या दायरा है, उसी दायरे में काम करते हैं। और यहाँ पे जो कानून होता है वो क्षति पूरक होता है। अगर व्यक्ति की क्षति होती है तो उसको पूरा करने का प्रयास किया जाता है। तो दोस्तों, इमाइल दुर्खिम ने डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी में आदिम काल से लेके आधुनिक समाज तक की विकास प्रक्रिया को समझाया था। तो हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समाजशास्त्री और समाजशास्त्रीय परंपरा। इमाइल दुर्खिम, गेट्स, लेविस स्ट्रास, फूको। संरचनावाद, उत्तराधुनिकतावाद, व्याख्यात्मक, प्रकार्यवाद। दोस्तों, आप जानते हैं कि इमाइल दुर्खिम प्रकार्यवाद से संबंधित है। प्रकार्यवाद को सबसे पहले हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया था। प्रकार्यवाद शब्द की उत्पत्ति हर्बर्ट स्पेंसर ने किया था। इस कॉन्सेप्ट को हर्बर्ट स्पेंसर लाए थे, लेकिन इसको वास्तविक स्वरूप और वैज्ञानिक स्वरूप जो हो इमाइल दुर्खिम ने दिया था। तो दोस्तों, ये इमाइल दुर्खिम प्रकार्यवाद से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने शिक्षा को पुरानी पीढ़ियों द्वारा उन व्यक्तियों पर प्रयुक्त करने के रूप में परिभाषित किया है जो अभी तक सामाजिक जीवन के लिए तैयार नहीं? दोस्तों, सेम क्वेश्चन हमने इसके पहले देखा था, तो क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इसलिए आपको क्वेश्चन को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को इग्नोर नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आप जानते हैं कि दुर्खिम को शिक्षा के समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है। उन्होंने अवसर की समानता का सिद्धांत भी दिया था। अवसर की समानता का सिद्धांत भी उन्होंने प्रतिपादित किया था शिक्षा के अपने इस समाज बुक में अपने जो दिया था, अवसर की समानता। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको याद रखना चाहिए। जब कभी भी पुरानी पीढ़ी, जनरेशन, सामाजिक जीवन, या फिर आपको लगता है कि ये सोशलाइजेशन या फिर सामाजिकरण से शिक्षा के टूल को लेकर कोई क्वेश्चन आया है, तो आपको अलर्ट हो जाना चाहिए। हो सकता है वो क्वेश्चन दुर्खिम से पूछा गया हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, ये दिसंबर, तो आइए फ्रेंड्स हम देखते हैं दिसंबर 18 के क्वेश्चन। यह किसका कथन है कि आत्महत्या की दरें किसी समाज में सामाजिक एकीकरण के प्रकार तथा स्तर से संबंधित है? तो दोस्तों, हमने देखा कि 1897 में दुर्खिम महोदय की पुस्तक सुसाइड आई थी। इसमें इन्होंने सुसाइड के कॉन्सेप्ट पर बात की थी। दुर्खिम का मानना था कि आत्महत्या जो है, सुसाइड जो है, व्यक्ति का व्यक्तिगत कार्य होने के बावजूद भी यह सामाजिक कारणों से जुड़ा हुआ है। इसे इन्होंने सोशल फैक्ट माना था और इन्होंने इसके लिए समाज को जिम्मेदार माना था कि समाज में इंटीग्रेशन और रेगुलेशन जब हाई होता है, लो होता है, तो किस प्रकार से आत्महत्या घटित होती है। हमने पिछले क्वेश्चन जो सॉल्व किया उसमें देखा है, आप उसे देख लीजिएगा। पूरा लिस्ट मैंने उसको डिटेल में समझा दिया है। तो ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, तो ये देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। बार बार हमने देखा एजुकेशन वाला क्वेश्चन भी रिपीट हुआ था और ये
हो सकता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन यह हो जाए कि किसने आत्महत्या की दरों को सामाजिक विनियमन के प्रकार और स्तर से संबंधित माना था। तो कुछ भी क्वेश्चन हो सकता है, तो आपको ये लिस्ट देख लेना है जो हमने लिस्ट बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने श्रम विभाजन के प्रकारों के अध्ययन में अपसामान्य रूपों का विचार प्रदान किया है। तो दोस्तों, श्रम विभाजन के सामाजिक प्रकारों पे किसने लिखा था? इमाइल दुर्खिम ने। हम जानते हैं कि 1893 में सबसे पहले दुर्खिम महोदय ने जो अपनी अवधारणा दी थी, द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी के माध्यम से उन्होंने दिया था। तो ये हमारा कंफर्म हो गया, फैक्चुअल है, ये हमें याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने इस बात पर बल दिया कि धार्मिक अनुष्ठानों का प्रकार समाज की नैतिक श्रेष्ठता की पुष्टि करना होता है? दोस्तों, हमने पहले ही देखा था कि धर्म के सामाजिक प्रकार का सिद्धांत जो है दुर्खिम महोदय ने दिया है। तो ये हमारे इसमें इन्होंने दुर्खिम महोदय अपने जितने भी कॉन्सेप्ट दिए हैं उसमें इंटीग्रिटी और ये मोरल जो है, मोरालिटी, इस पे ये बार बार बात करते हैं और ये मानते हैं कि समाज में जो कुछ भी कार्य होता है उसके लिए सामाजिक कारक जिम्मेदार होते हैं और हर समाज में, चाहे वहां विघटन हो, चाहे वहां में सामान्य कार्य हो या फिर व्याधिकी प्रकार्य हो, वहां पे नैतिकता किसी न किसी रूप में जुड़ी होती है। तो नैतिकता की श्रेष्ठता के लिए, श्रेष्ठता की पुष्टि के लिए धार्मिक जो कार्य होते हैं, अनुष्ठान होते हैं, वो किया जाता है। ये दुर्खिम ने किया था। हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि उन्होंने धार्मिक अनुष्ठान से संबंधित एक क्वेश्चन आया था। तो ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, तो इसलिए आप क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और इसे जो प्रीवियस के क्वेश्चन है आपको उन्हें बार बार पढ़ना होगा क्योंकि क्वेश्चन वहां से रिपीट होते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से यह कौन कहता है कि समाज शास्त्र को आदर्श निरूपणों, भौतिक सामाजिक संगठनों और उनकी घटक क्रियाओं में अंतर पर ध्यान देना चाहिए? तो ये कहते हैं इमाइल दुर्खिम। दोस्तों, हम सभी जानते हैं द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड के माध्यम से दुर्खिम महोदय ने समाज शास्त्र की रूपरेखा का गठन किया था, रूपरेखा को प्रस्तुत किया था उन्होंने। तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा इमाइल दुर्खिम। तो दोस्तों, ये थे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। हमने जून 18 और दिसंबर 18 सॉरी जून 18 हमने नहीं देखा, दिसंबर 18, जून 19 एंड दिसंबर 19 का क्वेश्चन हम देख चुके हैं। जून 18 का क्वेश्चन भी हम देखेंगे। ठीक है, इतना हमारे समझने के लिए पर्याप्त है, हो चुका है अभी तक कि हमें कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और हमें कैसे क्वेश्चन तैयार करने हैं। तो दोस्तों, जब हमें पता हो गया कि हमारा फ्रेम कैसा होना चाहिए, हमें किस प्रकार से पढ़ना है, तो हम अभी कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, उनके बुक्स को याद रखेंगे और उनके 3 भागों में हम बांटेंगे। पहले हम बुक्स को पढ़ेंगे, बुक्स किस किताब में वो क्या लिखे हैं, बुक्स के साथ ही उनकी थियोरी भी जुड़ी होगी। दूसरा हम करेंगे मेथड के बारे में बात करेंगे। जब हम दुर्खिम के मेथड की बात करेंगे तो वहीं पे जितने भी प्रकार के सोशियोलॉजी में 6 मेथड यूज किए जाते हैं, हम इन सब के बारे में भी साथ साथ में पैरेलल देख लेंगे। तो ये हमारा मेथड वाला यहीं पे टूल जो हमारा है कंप्लीट हो जाएगा। ये टेक्निक हमें पता चल जाएगी टूल्स की। तो नेक्स्ट जब हम किसी भी थिंकर का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमारे लिए आसान हो जाएगा। और तीसरा जो हम काम करेंगे, पहला बुक्स और थिंकर एक साथ देख लेंगे, दूसरा मेथड देखेंगे, बुक और थियरी इनकी दुर्खिम की हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम लोग मेथड देखेंगे, जितने प्रकार के मेथड होते हैं, और उसके बाद हम लोग जो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, पढ़ते रहिए, शिक्षित होइए, समाज को शिक्षित करिए, ज्ञान का प्रसार करिए, खुश रहिए, दूसरों को खुश रखने का प्रयास करिए। बाकी दुनिया में सब चीजें होती रहती हैं, प्रकृति का नियम है, प्रकृति अपने तरीके से दुनिया को संचालित करती रहती है।
तो नियंत्रण हमारे बस में नहीं है, इसलिए घटनाओं को नियंत्रित करने का ना कोशिश करना है और ना ही इच्छा रखनी है। इससे हमारी खुशी नष्ट होती है। जब हम स्थिति को कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं तो खुश रहिए और पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, अपने आप पर विश्वास रखिए। और साथ ही मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग कमेंट करें और बताएं कि आपको ये कैसा लग रहा है, ताकि मैं जो अगला बनाऊं तो अपना एक्सपीरियंस के साथ साथ अगर आपके नीड का, आपकी क्या नीड है उसका अगर मैं उसको प्लस कर देती हूँ तो चीजें बहुत अच्छी हो जाएंगी, आपके लिए बेनिफिशियल हो जाएंगी। तो आप अपने नीड को जरूर बताइए, आपको कैसा लग रहा है वो भी बताइए। कोई करेक्शन हो, नीड और करेक्शन दोनों साथ जुड़ जाएंगे तो बेटर हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा और पढ़ते रहिए। आप लोग वीडियो देखने के लिए इस क्लास को ज्वाइन कर रहे हैं तो इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग पढ़िए, आप लोगों को सफलता मिले, इसी शुभकामना के साथ थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।